Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से है। वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम चीन के साथ संबंध तोड़ सकते हैं। पिछले कई दिनों से चीन और अमेरिका के बीच इसी तरह से टेंशन बनी हुई है। दोनों कोरोना का दोष एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। ट्रंप की बात के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संतुलित संबंध बनाए रखने में दोनों देशों का हित है। दूसरी सुर्खी ब्राजील से है। वहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख के पार चली गई। पिछले 24 घंटे में वहां करीब 14,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 844 लोगों की मौत भी हुई। वहां अब तक करीब 14,000 लोगों की जान जा चुकी है। इन आंकड़ों के साथ अब ब्राजील कोरोना प्रभावित देशों की सूची में 6वें नंबर पर आ गया है। तीसरी सुर्खी स्लोवेनिया से है। स्लोवेनिया ने ऐलान किया है कि उनके यहाँ अब कोरोना खत्म हो गया है। इस स्थिति में पहुंचने वाला यूरोप का पहला देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की सरकार ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के नागरिक अब उनके यहाँ आ सकते हैं। इसके लिए कुछ खास चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। गैर ईयू देशों से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। स्लोवेनिया में 4 मार्च को कोरोना का पहला केस मिला था। अब तक 103 लोग मर चुके हैं वहां कोरोना से। अब बारी बड़ी खबर की। ये बात 1948 की है। चीन में गृह युद्ध छिड़ा था। एक लड़ाई में एक तरफ था साम्यवाद, दूसरी तरफ था पूंजीवाद। पूंजीवादी धड़े के नेता थे चियांग काई शेक, रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुखिया, चीन की राष्ट्रवादी क्यूमिनतांग सरकार के प्रमुख। दूसरी तरफ थे माओ त्से-तुंग और उनकी सेना। इस वक्त तक आते आते माओ की सेना ने चीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चियांग काई शेक और उनके समर्थक समझ चुके थे कि अब जीतने का कोई चांस नहीं। सवाल था कि अब क्या करें। कई विकल्पों पर विचार हुआ। मसलन ये कि कदम पीछे करके पश्चिमी चीन चले जाएं। लेकिन कई अधिकारी इस विकल्प से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि माओ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए जल्द ही वहां भी बढ़ आएगी। ऐसे में भाग जाने के लिए चुना गया एक द्वीप, राजधानी पेइचिंग से करीब 1800 किलोमीटर दूर बसी एक जगह, जिस पर कभी चीन के चिंग साम्राज्य का कब्जा था। लेकिन 1895 में पहला चीन जापान युद्ध हारने के बाद उन्हें वो द्वीप जापान के सुपुर्द करना पड़ा था। 1895 से 1945 तक ये द्वीप जापान के पास ही रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार के बाद अगस्त 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया, तब ये द्वीप वापस चीन को मिल गया। जगह फाइनल हो गई। अब वहां अपना सारा साजो सामान पहुंचाना था। अगस्त 1948 में चियांग काई शेक और उनकी क्योमिनतांग पार्टी यानी कि केएमटी ने अपने जहाजों को मूवर्स एंड पैकर्स बना दिया। नए ठिकाने पर बस दौलत, हथियार और अनाज ही नहीं ले जाना था। चियांग की सरकार अपने सारे संस्थानों को भी रिलोकेट कर रही थी। कारखाने, मिलिट्री हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, रेडियो स्टेशन, मशीनें, नाव, कार, लकड़ी, कपड़े, म्यूजियम, लाइब्रेरी, यहां तक कि पूरा एयरफोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट किया गया। करीब 16 महीने तक जहाज सामान भरकर पहुंचाते रहे। रोजाना 50 से 60 विमानों की यही ड्यूटी रहती। पानी के जहाज अलग। 9 दिसंबर 1949 को शिफ्टिंग की यह प्रक्रिया पूरी हुई। करीब 5 लाख सैनिक और 5 लाख नागरिक भी नए ठिकाने पर भेज दिए गए। 10 दिसंबर 1949 को अपने बेटे के साथ दोपहर का खाना खाकर सबसे आखिर में निकले चियांग काई शेक, जिनके मुताबिक उनके साथ साथ अब चीन की वैध सरकार भी उस नए द्वीप पर शिफ्ट हो गई थी। ये द्वीप कौन सा था? 10 दिसंबर 1949 को अमेरिका के लॉस एंजलिस टाइम्स में न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से खबर छपी। क्या? इसमें लिखा था, आज चियांग काई शेक विमान में बैठकर मेनलैंड चाइना से फोर्मोसा पहुंचे। फोर्मोसा ये कौन सी जगह है? ये जगह है ताइवान, जिसका एक पुराना नाम फोर्मोसा भी है। फोर्मोसा असल में पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है खूबसूरत द्वीप। कहते हैं कि समंदर में जा रहे पुर्तगाली जहाजियों को पूर्वी चाइना सी के पास से गुजरते हुए यह द्वीप दिखा था। इसकी खूबसूरती को नवाजने के लिए उन्होंने इसका नाम फोर्मोसा रख दिया। शिमोनसेई संधि में जापान के हाथ जाने से पहले कुछ दिनों तक इसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ फोर्मोसा भी रहा था।
अब ताइवान का आधिकारिक नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो मेनलैंड चाइना है वो खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। आगे कई बार इसका जिक्र आएगा, इसलिए ये दोनों नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब जिसको हम चीन कहते हैं। चियांग काई शेक और उनकी केएमटी ये मानती थी कि वो चीन के वैध प्रतिनिधि हैं। वो कहते थे कि एक दिन समूचा चीन एक हो जाएगा। लेकिन माओ का कहना था कि रिपब्लिक ऑफ चाइना असल में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही हिस्सा है, यानी कि ताइवान चीन का हिस्सा है। शुरुआत में ब्रिटेन और अमेरिका दोनों चियांग काई शेक को चीन का लेजिटिमेट लीडर मानते थे। इन्होंने माओ के चीन को मान्यता नहीं दी। 1945 में जब यूएन बना तब मेनलैंड चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था। वो यूएन के शुरुआती सदस्यों में था, आगे भी उसकी सदस्यता बनी रही। लेकिन 25 अक्टूबर 1971 को यूएन ने ताइवान को निकालकर कम्युनिस्ट चीन को अपना लिया। 70 के दशक में आकर अमेरिका को भी लगा कि अगर कम्युनिस्ट चाइना के साथ अच्छे संबंध हो तो सोवियत के साथ चल रहे कोल्ड वॉर में फायदा हो सकता है। ऐसे में दिसंबर 1978 में अमेरिका ने भी कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दे दी। ये मान्यताएं, ये रिकॉग्निशन, ये चीन की वन चाइना पॉलिसी पर मुहर थी। क्या है ये पॉलिसी? चीन कहता है कि उसके देश की केवल एक ही सरकार है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन कहता है कि अगर आपको उससे रिश्ता रखना है तो आपको ताइवान से आधिकारिक रिश्ते तोड़ने होंगे। लेकिन क्या इस वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह है कि 2 करोड़ 30 लाख की आबादी की इच्छाएं कुचल दी जाएं? क्या वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह है कि चीन के दबाव में WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ताइवान को खुद से दूर रखें? कोरोना काल में यह सवाल बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कैसे? बताते हैं आपको। ये दिसंबर की बात है। चीन के वुहान शहर से एक रहस्यमय न्यूमोनिया फैलने की खबरें आ रही थी। तब किसी को भनक भी नहीं थी कि कुछ दिनों में यह बीमारी वैश्विक महामारी बनने वाली है, मगर ताइवान को इल्म था। 2003 में चीन से शुरू हुई सार्स बीमारी उनके यहाँ भी पहुंची थी। 346 लोग बीमार पड़े थे और 73 की जान गई थी। उसी समय ताइवान ने ऐसी महामारियों से निपटने के लिए अपने यहाँ एक विस्तृत सिस्टम बनाना शुरू कर दिया था। फिर जब वुहान से बीमारी की खबरें आईं तो ताइवान भाप गया कि यह संक्रामक रोग है। उसने दिसंबर 2019 में ही WHO को सावधान करने की कोशिश की थी। बताया था कि उसके पास इस बीमारी के संक्रामक होने से जुड़ी ठोस जानकारी है, लेकिन WHO ने उसकी नहीं सुनी। ताइवान अपनी तैयारी करता रहा। 20 जनवरी को ताइवान ने एक सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर बनाया। इसमें मेडिकल और जन स्वास्थ्य विभाग के जानकार थे। इसकी अध्यक्षता का जिम्मा सौंपा गया ताइवान के उपराष्ट्रपति डॉक्टर चेन चिए जेन को, जो कि खुद भी एक महामारी विशेषज्ञ हैं। 22 जनवरी को ताइवान ने वुहान के लिए विमान सेवा भी बंद कर दी। उसने अपने नागरिकों को वुहान न जाने की हिदायत दी। चीन के करीब 24 शहरों के लिए ताइवान से विमान सेवा चलती है। 10 फरवरी से ताइवान ने इसमें से ज्यादातर विमान सेवाएं रोक दी। बीमारियों और महामारियों से जुड़ी रिसर्च का सिस्टम भी ताइवान में बहुत अच्छा है। इसका नतीजा यह हुआ कि जनवरी से ही ताइवान अपने यहाँ लोगों की कोरोना जांच करने लगा। शुरुआत में केवल कोरोना ग्रस्त इलाकों से आने वालों और बीमारों के लक्षण वाले लोगों की जांच की गई, बीमारी के लक्षण। लेकिन फिर जल्द ही फ्लू के लक्षण वाले सारे लोगों की जांच होने लगी। लगातार ताइवान की सरकार जांच का दायरा बढ़ाती गई। वहां की सरकार को इल्म था कि आने वाले दिनों में PPE किट की काफी जरूरत पड़ेगी। सो जनवरी से ही मास्क वगैरह का उत्पादन बहुत तेज कर दिया। ताइवान का एडवांस टेक्निकल सिस्टम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी काफी काम आया। एक बड़ी भूमिका नागरिकों की भी रही। कोरोना की खबर फैलने के बाद लोग खुद से ही मास्क लगाने लगे। सार्वजनिक जगहों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे थे। हाथ धोने, सैनिटाइज करने की सुविधा भी हर जगह उपलब्ध थी। इन सब का नतीजा इतना शानदार रहा कि ताइवान में अब तक केवल 7 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। 14 मार्च से अब तक का डेटा खंगाल लिया उनका हमने, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं मिला जब नए केस की संख्या 30 से ज्यादा रही हो। उससे पहले भी संख्या ज्यादा नहीं रही। 15 फरवरी से 16 मार्च के बीच उनके यहाँ केवल 32 संक्रमित व्यक्ति मिले थे। 7 अप्रैल को ताइवान में कोरोना के एक्टिव केस का ग्राफ सबसे ऊपर गया। और पता है सबसे ऊपर कितना था? इस दिन वहां 310 टोटल लोग थे जो संक्रमित थे। और 14 मई को उनके यहाँ केवल 53 संक्रमित मरीज बचे हैं। और ताइवान ने ये सब बिना WHO की मदद के हासिल किया, बल्कि वो तो दूसरों की मदद कर रहा है। चीन के बाद मास्क का सबसे ज्यादा उत्पादन ताइवान कर रहा है। ताइवान सरकार के मुताबिक वहां हर दिन 1.25 करोड़ मास्क बनाए जा रहे हैं। ताइवान हर हफ्ते करीब 1 लाख सर्जिकल मास्क की मदद भेज रहा है अमेरिका को, यानी महीने के 4 लाख सर्जिकल मास्क। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, नेदरलैंड, स्पेन, इन सारे देशों को उसने मेडिकल सप्लाई भेजी है। इसके अलावा दुनिया के गरीब देशों को भी लाखों मास्क भेजे हैं उसने। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क की कमी थी। ताइवान हमारी मदद के लिए भी आगे आया
उसने 10 लाख मास्क भारत को डोनेट किए। लेकिन फिर भी ताइवान को WHO में जगह नहीं मिल रही। ये सब चीन के दबाव में हो रहा है। 18 और 19 मई को WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। ये WHO का सालाना सम्मेलन है। इस मीटिंग में विश्व स्वास्थ्य नीति से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाते हैं, लेकिन WHO और चीन ताइवान को इसमें भी शामिल नहीं होने दे रहे। लेकिन अब कई देश ताइवान के समर्थन में आगे आ रहे हैं। खबरें आई हैं कि अमेरिका भी फील्डिंग कर रहा है ताइवान के लिए। अमेरिकी डिप्लोमेट्स यूरोपीय देशों के साथ बातचीत करके ताइवान के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। न्यूजीलैंड और फ्रांस ने ताइवान को सपोर्ट किया है। बदले में चीन ने उन्हें धमकी भी दी है। खबरों के मुताबिक ताइवान का सपोर्ट करने वालों में भारत भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की इस मुद्दे पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम समेत कई देशों से बात हुई है। ताइवान ने भी कहा है कि वो भारत से समर्थन की उम्मीद कर रहा है। बीते कुछ सालों में ताइवान के प्रति चीन की आक्रामकता काफी बढ़ी है। इसकी वजह है ताइवान की बदली हुई पॉलिटिक्स। ये समझाने के लिए हमें फिर वापस चलना होगा चियांग काई शेक और उनकी पार्टी KMT के दौर में। चियांग भी तानाशाह थे, क्रूर तानाशाह। जब वो चीन से भागकर ताइवान आए तो यहाँ रहने वाले मूल बाशिंदों पर बहुत जुल्म किया उन्होंने। करीब 40 बरस तक ताइवान में सिंगल पार्टी का राज रहा। लेकिन 80 का दशक आते आते ताइवान में लोकतंत्र की मांग ने जोर पकड़ा। 1996 में यहाँ पहली बार निष्पक्ष राष्ट्रपति चुनाव हुआ। इसके बाद भी KMT ही सत्ता में रही। उसकी नीतियां चीन के लिए उतनी खतरनाक नहीं थी, क्योंकि KMT ताइवान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देखता था। उनके लिए ताइवान और चीन एक ही यूनिट है। इसी मिजाज में साल 1992 में KMT और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता भी हुआ था। दोनों में वन चाइना पॉलिसी पर सहमति बनी। लेकिन ताइवान की नई पीढ़ी खुद को चीन से जोड़कर नहीं देखती। वो अपनी अलग पहचान देखते हैं। वो खुद को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। ऐसे में बड़ा मोड़ आया 2016 में, जब KMT चुनाव हार गई। वहां डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार बन गई। इस सरकार की मुखिया हैं राष्ट्रपति साई इंग-वेन। साई के नेतृत्व में ताइवान चीन से और दूर होता जा रहा है, बाकी दुनिया के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए, तब साई इंग-वेन ने बधाई देने के लिए उन्हें फोन किया। ये रिवाज है, दोस्ताना रिश्ते वाले देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे को ऐसी बधाइयां देते रहते हैं। मगर साई का कॉल मामूली बात नहीं थी। ये एक राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को किया गया फोन था। 1979 में ताइवान से डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ने के बाद ये पहली बार था कि दोनों देशों के लीडर्स की इस तरह बात हुई। चीन बहुत नाराज हुआ इस पर, लेकिन साई रत्ती भर भी पीछे नहीं हटी। 2017 में रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि वो ट्रंप को दोबारा भी कॉल कर सकती हैं। और इसी बरस मार्च की बात है, चीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों को जब अपने यहाँ से निकाल दिया और यह भी कहा कि इन तीनों संस्थानों के पत्रकार हांगकांग भी नहीं जा सकेंगे। ऐसे में ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने इन तीनों मीडिया संगठनों को टैग करके लिखा कि आपको चीन में इतने विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में मैं आपको ताइवान आने का निमंत्रण देता हूँ। हमारे देश में भरपूर आज़ादी और लोकतंत्र है। जोसेफ वू ने लिखा कि आप यहाँ आएंगे तो लोग बाहें खोलकर आपको गले लगाएंगे। ऐसा नहीं कि बस ताइवान की लीडरशिप चीन से दूर जा रही है, लीडरशिप तो जनता की चुनी हुई है। ऐसे में आप बहुसंख्यक जनता का मूड भी समझ सकते हैं। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। ताइवान खुद की आज़ाद पहचान बनाने के लिए छोटे छोटे कदम चल रहा है। चीन को इसमें खतरा नजर आता है, लेकिन वो ताइवान पर हमला नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका। 1979 में जब अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़े, उसी साल वो एक खास अधिनियम लेकर आया। इसका नाम था ताइवान रिलेशंस एक्ट। इस एक्ट में ताइवान की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने दी। इसके मुताबिक ताइवान को अपनी सुरक्षा करने में मदद देगा अमेरिका, और इसी वजह से अमेरिका हथियार बेच पाता है ताइवान को। जाते जाते आपको एक ऐड की कहानी सुनाता हूँ। इसी साल 14 अप्रैल की बात है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में पहले पन्ने पर एक फुल पेज विज्ञापन छपा था। विज्ञापन में ऊपर की तरफ काले रंग का एक बड़ा बॉक्स बना था। इसमें लिखा था हु कैन हेल्प क्वेश्चन मार्क के साथ। हु की स्पेलिंग क्या होती है? WHO। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का शॉर्टकट क्या है? WHO। तो ये जो लाइन थी इसमें कैपिटल लेटर में लिखा था WHO हु, उसके नीचे गैप छोड़कर हु कैन हेल्प के जवाब में लिखा था ताइवान। ताइवान के कुछ लोगों ने क्राउड फंडिंग करके इस विज्ञापन के पैसे जमा किए थे ताकि वो दुनिया को बता सकें कि विश्व का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली एक संस्था किस तरह उनके साथ भेदभाव कर रही है, चीन की गुलामी कर रही है, जबकि संकट की घड़ी में ताइवान अपनी तकनीक, अपने संसाधन सबके साथ साझा करना चाहता है। इस विज्ञापन की बहुत चर्चा हुई। बहुत मुमकिन है कि ताइवान WHO सम्मेलन में भाग न ले सके,
लेकिन उसके सपोर्ट में जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये भी ताइवान की एक बड़ी कामयाबी है। और भारत के संदर्भ में कहें तो नरेंद्र मोदी सरकार जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रही है वो लगातार करने चाहिए। भारत को ताइवान के साथ खड़े रहना चाहिए। चीन भारत को घेरने की कोशिश करता है, अब भारत के पलटवार की बारी है। शुक्रिया।